पूरे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो विषय रखे गए हैं वो विषय है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार द्वारा न कराकर मंडल कमीशन के प्रभाव को खत्म कर दिया। एक गंभीर चिंतन। दूसरा विषय लगा हुआ है सभी भारतीयों का डीएनए एक है, ऐसा मोहन भागवत जी का विवादास्पद बयान देना एक गंभीर मंथन। तीसरा विषय है उत्तर प्रदेश में फूले शाहू अंबेडकरी विचारधारा आज वामसिप संगठन ही संगठन शक्ति के साथ आगे बढ़ा रहा है। एक चर्चा। साथियों, ये जो विषय जो चर्चा के लिए रखा गया है, जो बहुत सारी जानकारी आपको विकास चौधरी जी के माध्यम से और प्रोफेसर विलास खराज जी के माध्यम से भी बताई गई। कुछ बातें हैं जो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि जो ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना, यहां तक कि कहा जा सकता है कि पूरे देश भर के अंदर ये जो जातीय आधारित गिनती का मामला जो शुरुआत किया गया, जो अंग्रेजों के द्वारा 1871 में शुरुआत किया गया। अब 1871 में जो जातीय आधारित गिनती की गई पूरे देश भर के अंदर, वो एक आधार बना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के लिए। वो आधार ये बना कि उसके आधार पे उसने रिप्रेजेंटेशन की मांग की। वो जातीय आधारित गिनती एक आधार था, उसके आधार पे रिप्रेजेंटेशन की मांग की। 1901 में जब जातीय आधारित जनगणना हुई, पूरे देश की जनगणना हुई, वो एक आधार बना छत्रपति साहू जी महाराज के लिए कि छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901 के जनगणना के आधार पे 1902 में अपने राज्य में 50% रिप्रेजेंटेशन की घोषणा किया और बहाल किया। मतलब एक आधार बना। और आज पूरे देश भर के अंदर ये चर्चा बड़े पैमाने पर चल रहा है और इस चर्चा को आज वामसिप संगठन लगातार 2010 से लगातार उठा रहा है कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती किया जाए, उसकी गिनती होनी चाहिए। अगर वास्तव में देखा जाए कि अगर ओबीसी की जातीय आधारित गिनती अगर कर दिया जाए, अगर किया गया, तो क्या होगा इस देश के अंदर? इस देश के अंदर 3 क्रांति एक साथ होंगे। 3 क्रांति एक साथ होंगे अगर ओबीसी की जातीय आधारित गिनती किया जाए तो। पहला क्रांति होगा सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति कैसे होगा? ओबीसी समाज को यह बातें समझ में आएगी कि इस देश के अंदर जब जब गिनती का मामला आया, जब जब जनगणना का मामला आया, उस समय देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही रहा। अर्थात 1951 से देखा जाए वर्तमान तक, 1951 में नेहरू, 61 में नेहरू, 71 में इंदिरा गांधी, 81 में इंदिरा गांधी, 91 में पीवी नरसिम्हा राव, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2001 में 2011 मनमोहन सिंह और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो कोरोना के बहाना लेकर के जातीय आधारित गिनती ही रोक दिया। तो साथियों, वो जो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री है, वो भी तो आरएसएस के द्वारा प्रोजेक्टेड है। वो आरएसएस की बातें मान रहा है, आरएसएस की बातें सुन रहा है, इसलिए आज की तारीख में भी ओबीसी की जातीय आधारित गिनती संभव नहीं है। इस तरीके से ओबीसी को यह बातें समझ में आएगा कि अभी तक जो हमारी गिनती जो रोकने का काम किया है, वो इस देश के शासक वर्गों ने किया है। अर्थात हमारा दुश्मन एससी एसटी नहीं है, हमारा दुश्मन ये शासक वर्ग है, अर्थात इस देश का ब्राह्मण है, वो हमारा दुश्मन है। ये बातें ओबीसी को समझ में आएगा। अगर ये बातें ओबीसी को समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक इस देश के अंदर शासक जाति के लोगों ने ओबीसी का इस्तेमाल किया और एससी एसटी लोगों को आपस में भिड़ाने का काम किया। शुरू से कहता रहा, अरे तुम्हारा रिजर्वेशन तो शेड्यूल कास्ट खा जा रहा है, तुम्हारा रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब खा जा रहा है। ऐसा
ब्राह्मणों के द्वारा ओबीसी के दिमाग में बातें भरी गई और दोनों के बीच में संघर्ष का अभियान चलाया गया। मगर अब जातीयधारी गिनती नहीं होने पाने की वजह से और ओबीसी के अंदर समझदारी होने की वजह से, बामसेब के द्वारा जनजागृति होने की वजह से ये बातें अब क्लियर हो रही है कि अब एससी एसटी ओबीसी का दुश्मन नहीं है। ओबीसी समझ रहे हैं अब हमारा दुश्मन ब्राह्मण है। इससे क्या होगा, इस देश में एक सामाजिक ध्रुवीकरण होगा। जब सामाजिक ध्रुवीकरण का मतलब एक सामाजिक क्रांति होगा। अब एससी एसटी ओबीसी अब इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों को यह बातें समझ में आ रहा है कि एससी एसटी अब हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन ब्राह्मण है। ये सामाजिक क्रांति होगी और जब सामाजिक क्रांति होगी तो फिर क्या होगा, राजनीतिक क्रांति होगा। सामाजिक क्रांति व राजनीतिक क्रांति होगा। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग जब इकट्ठा होंगे तो राजनीति भी, इस देश का राजनीति इन लोगों के कंट्रोल में आएगा, इन लोगों के हाथ में आएगा। ये राजनीतिक क्रांति होगा। और तीसरी क्रांति होगा धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति होगा क्योंकि ये बातें ओबीसी को समझ में आएगा कि आज तक जो गिनती हमारा रोकने का काम ब्राह्मणों ने किया है और दूसरा काम क्या किया है, हमारी गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं किया, हमारी गिनती हिंदू के नाम पर किया है। जब हमारी गिनती हिंदू के नाम पर किया है, इसका मतलब क्या है, हमारी गिनती ओबीसी के बजाय जब हिंदू नाम पर किया और हिंदू नाम से जब गिनती होता है उसका नेता ब्राह्मण होता है। हिंदू नाम का जितने सारे संगठन होते हैं उसका नेता ब्राह्मण होता है। मतलब ओबीसी का गिनती ओबीसी के अकाउंट में नहीं है, ब्राह्मणों ने ओबीसी की गिनती को हिंदू नाम के अकाउंट में डाल के रखा है और जिसका फायदा ब्राह्मण ले रहा है। और ब्राह्मण ये भी समाज में बता रहा है हिंदू क्या है, धर्म है। ब्राह्मण समझा रहा है लोगों को कि हिंदू धर्म है। अगर हिंदू धर्म है ऐसा समझा रहा है तो ओबीसी को यह बातें समझ में आ रहा है कि अगर हिंदू धर्म है और हमारे साथ धोखेबाजी, हमारे साथ षड्यंत्र हिंदू के नाम पर हो रहा है, अगर हिंदू के नाम पर हो रहा है इसका मतलब यह है हिंदू धर्म नहीं हो सकता। हिंदू धर्म नहीं हो सकता क्योंकि जो धर्म का काम होता है मानव का कल्याण करने के लिए होता है, मगर हिंदू शब्द का इस्तेमाल ओबीसी के साथ षड्यंत्र करने के लिए किया जा रहा है। अगर ये धर्म है तो षड्यंत्र नहीं हो सकता, अगर ये षड्यंत्र है तो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए ये हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। अगर हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है तो ओबीसी लोग ढूंढेंगे कि अगर हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है तो फिर हमारा धर्म क्या है। ओबीसी लोग ढूंढेंगे हमारा धर्म कौन सा है। या तो अपना धर्म ढूंढने का काम करेंगे या नहीं तो नई धर्म की रचना करेंगे। और जब नई धर्म की रचना करेंगे तो क्या होगा, इस देश में धार्मिक क्रांति होगा। तो 3 क्रांति एक साथ होंगे, इतना बड़ा मामला खड़ा हो सकता है। ओबीसी की जातीयधारी गिनती कराने से इतना बड़ा मामला खड़ा हो सकता है। इसलिए ये शासक जाति के लोग ओबीसी की जातीयधारी गिनती कराना नहीं चाहते और इसी वजह से मंडल कमीशन की सिफारिशों को उन लोगों ने लागू नहीं किया, सही मायने में कुछ भी लागू नहीं किया। तो इस तरीके से जो धोखेबाजी ओबीसी के साथ हो रहा है और इस धोखेबाजी का पर्दाफाश, इस धोखेबाजी ये जो षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश पूरे देश भर के अंदर बामसेब ओबीसी समाज को जन जागृति फैलाकर जगाकर एक जोड़ने के अभियान में काम कर रहा है। साथियों, दूसरी बातें जो है तो डीएनए के संदर्भ में अभी विलास खराज ने बहुत सारी बातें आपको बताई, कुछ बातें उसमें भी मैं जोड़ सकता हूं। और तीसरा एक विषय जो रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में फूले शाहू अंबेडकरी विचारधारा जो आज की तारीख में बामसेब संगठन ही उसको संगठित शक्ति के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ये जो विचारधारा है, ये जो फूले शाहू अंबेडकरी विचारधारा है, अगर देखा जाए तो देश में 2 प्रकार की विचारधारा है। देश में 2 प्रकार की विचारधारा काम कर रही है। ये 2 प्रकार की विचारधारा क्या है, एक विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा है, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा है और दूसरा फूले शाहू अंबेडकरी विचारधारा है। अब ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो विचारधारा
तोड़ने वाली विचारधारा है। फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है। ब्राह्मणवादी विचारधारा और समानता पर आधारित है, गैर बराबरी पर आधारित है। फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा समानता और मशावाद बराबरी पर आधारित विचारधारा है। अब ये दो विचारधारा काम कर रहा है देश में, तो वामसेप संगठन इस देश के अंदर एक्सेप्ट किया। कौन सा विचारधारा एक्सेप्ट किया? फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा को स्वीकार किया। अभी जो फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा को स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि जोड़ने वाली विचारधारा है। क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे समाज को हजारों टुकड़े में तोड़ के रखा, हजारों जातियों में बांट के रखा। अभी जो हजारों जातियों में बांट के रखा, उन सारी जातियों को जोड़ने का अभियान आज की तारीख में वामसेप कर रहा है। और वामसेप इस देश के अंदर फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा को लेकर के ही कर रहा है। हम लोग फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा को ही समाज में प्रस्थापित करने के काम में लगे हुए, और फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा को जो हम लोग समाज में प्रस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा सिद्धांत भी है। क्या सिद्धांत कहता है? जिसकी विचारधारा समाज में प्रस्थापित होती है, जीवन के तमाम सारे क्षेत्रों पर उसी का नियंत्रण होता है। जिसकी विचारधारा समाज में प्रस्थापित होती है, तो जीवन के तमाम सारे क्षेत्र उसी का नियंत्रण होता है। तो आज देश के अंदर ब्राह्मणवादी विचारधारा कायम है। अगर ब्राह्मणवादी विचारधारा कायम है, इसीलिए वही लोग आज की तारीख में देश के शासन सत्ता हर जगह उसका रिमोट है, कंट्रोल है। अगर फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा अगर समाज में प्रस्थापित हो गया, तो कल क्या होगा? मूल निवासी समाज के लोग ही इस देश के शासक वर्ग होंगे। और उत्तर प्रदेश में इस काम को आगे बढ़ाने का काम वामसेप निरंतर कर रहा है। लगातार इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस विचारधारा के साथ जो है लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो संकल्पना है, उनकी सोच और संकल्पना क्या है? इस देश में जाति विहीन समाज की रचना होनी चाहिए। और ये जो जाति विहीन समाज की रचना होनी चाहिए, ये भारतीय संविधान की एक संकल्पना है। भारत के संविधान के अंदर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। अब ये समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है। अगर इसका एक निचोड़ निकाल दिया जाए, अगर इसका निचोड़ निकाला जाए, तो क्या पता चलेगा? कि जाति विहीन समाज की रचना करनी होगी। अगर जाति विहीन समाज की रचना होगा, तब जाकर इस देश में समता भी होगा, स्वतंत्रता भी होगा, बंधुता भी होगा और न्याय भी होगा। तो संविधान का जो सही संकल्पना है, जो सही सोच है, उस देश में प्रस्थापित होगा। और ये काम लगातार वामसेप कर रही है। संविधान की जो संकल्पना है, उसको लेकर के वामसेप आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये जो जाति विहीन समाज की रचना, जो हमारे समाज को जो हजारों टुकड़े में बांट के रखा, हजारों जातिगत टुकड़े में बांट के रखा, आज वामसेप उन हजारों टुकड़ों को इकट्ठा कर रही है। उन हजारों टुकड़ों को इकट्ठा करने के काम में लगा हुआ है। और उसके लिए नाम दिया गया है मूल निवासी कॉन्सेप्ट, एक मूल निवासी विचारधारा। ये जो मूल निवासी विचारधारा है, ये फूले साहू अंबेडकरी विचारधारा ही है। ये जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट, अगर इसके पहले अगर हमने देखा संवैधानिक तौर पे हमारे जो पुरखों ने काम किया, तो 6743 जातियों को उन्होंने क्या किया? 4 नाम दिया, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। ये जो 4 नाम दिया, ये चारों को आज की तारीख में वामसेप ने इकट्ठा किया और एक मूल निवासी नाम दिया। एक मूल निवासी कॉन्सेप्ट, एक मूल निवासी विचारधारा। ये जो मूल निवासी जब विचारधारा जब हम लोगों ने दिया, तो समाज में ऑटोमेटिक शब्द निर्माण हुआ। क्या कि अगर इस देश का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अगर मूल निवासी है, इसका मतलब कोई विदेशी भी है, कोई विदेशी भी है। अगर हम मूल निवासी है, तो कोई विदेशी भी है। तो मूल निवासी बनाम विदेशी का मामला इस देश में खड़ा हुआ। जब इस देश में एक मूल निवासी बनाम विदेशी का मामला खड़ा हुआ, तो ये जो मूल निवासी समाज है, इसकी संख्या कितनी है? 85%। क्योंकि मूल निवासी समाज को जब हम लोगों ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसको जोड़ने, उसकी संख्या हमने देखा, संख्या के आधार पे हम लोगों ने देखा ये 85% है। तो ऑटोमेटिक जो विदेशी लोग हैं,
जो दूसरे लोग हैं वो कितना हो गए 15%। अब ये 15 बनाम 85 की लड़ाई है, ये 15 बनाम 85 का मामला है। और जब ये 15 बनाम 85 का मामला है तो ये 15 बनाम 85 का अगर हम सिद्धांत देखें तो एक सिद्धांत काम करता है, एक सिद्धांत काम कर रहा है। एक तरफ 15 है, दूसरी तरफ 85 है। अगर 15 वाले लोग अगर 85 की तरफ जा रहे हैं, 15 वाले लोग 85 की तरफ एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब षड्यंत्र करने आ रहे हैं। और अगर 85 वाले लोग 15 की तरफ जा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए वो स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। अब उसका स्वार्थ क्या हो सकता है? वो तो ज्यादा कमाना है या ज्यादा कमा लिया है तो उसकी सुरक्षा करनी है, ये उसका स्वार्थ है। और इस काम में कर रहे हैं तो हमारा सिद्धांत जो 15 बनाम 85 का मामला है, हम 85 को जोड़ रहे हैं। और सिद्धांत ये कहता है कि 15 वाले लोग 85 की लड़ाई नहीं लड़ सकते। 85 वाले लोग 15 की तरफ जाकर के भी 85 की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए 85 की लड़ाई 85 वाले लोग ही 85 की तरफ रह करके ही लड़ाई लड़ सकते हैं। इस मूल्यवासी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो मूल्यवासी कॉन्सेप्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं और देशी बनाम विदेशी का मामला जो पूरे देश भर में खड़ा हो गया है, तो आज की तारीख में वामसेप ने ब्राह्मणों की नस पकड़ ली है और उसकी जो सबसे कमजोर नस है, क्योंकि वो हमसे हर क्षेत्र में आगे है, जो हजारों साल पहले देश पर इस देश के अंदर आए और धीरे धीरे पूरे देश को कब्जा कर लिया। इस तरीके से सारा चीज उसके पास है, हमारा देश उसके कंट्रोल में है। अगर उसके कंट्रोल में है, सारी संपत्तियां उसके हाथ में है। मगर एक चीज है, एक गर्व की बात है कि हम इस देश के भूमि पुत्र है, इस देश के मूल्यवासी है। अगर हम इस देश के मूल्यवासी है तो आज नहीं तो कल उसको देश तो छोड़ना ही होगा, उसको देश आज नहीं तो कल छोड़ना ही होगा। एक गर्वता की बात है। और ये जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है कि उसको देश क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इस देश के रहने वाले नहीं है, वो विदेशी है। अगर वो विदेशी है, ये जो कमजोर वाली नश है, आज वामसेप और वामसेप के जो सहयोगी हमारे तमाम सारे संगठन है, यही प्रचार कर रहा है कि ब्राह्मण विदेशी है। किसी और संगठनों की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि ब्राह्मण विदेशी है। आप कोई भी राजनीतिक पार्टियां ले लीजिए, कोई भी सामाजिक संगठन ले लीजिए, उनके नेताओं को ले लीजिए, उसकी जबान से कभी एक शब्द नहीं निकल सकता ब्राह्मण विदेशी है। ये साथियों में एक उदाहरण आपको केवल समझने के लिए बता रहा हूं। बिहार इलेक्शन के पहले एक पत्रकार, आरजेडी के कार्यकर्ता, जो आरजेडी एक बहुत मजबूत पार्टी है बिहार के अंदर, तो एक आरजेडी के कार्यकर्ता जो सवाल पूछ रहा है और वो कार्यकर्ता बार बार एक बात का जवाब दे रहा है। वो कार्यकर्ता बार बार क्या कह रहा है? वो कह रहा है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वो इस देश के मूल निवासी है, वो कार्यकर्ता कह रहा है। तो पत्रकार पूछ रहा है, अच्छा ये भी बता दो विदेशी कौन है? वो बता ही नहीं रहा है। मतलब उसके अंदर ये डर है, वो बोल नहीं सकता। वो बार बार पत्रकार ने जब प्रेशर डाला तो क्या कहता है, अरे 52 में श्याम जी का भाषण सुन लो, समझ में आ जाएगा विदेशी कौन है। मतलब वो विदेशी कन उसकी हिम्मत नहीं है। मतलब अगर आपको विदेशी कौन है अगर समझना है तो 52 में श्याम जी की बात सुनो। मतलब उधर ही फेंक रहा है, हमारे तरफ भी फेंक रहा है। मतलब वो अपने से बोलने का काम नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, किसी के अंदर औकात और हिम्मत नहीं है। ये केवल वो विदेशी है जो डीएनए के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि वो विदेशी है। और ये बातें वामसेप और वामसेप सहयोगी संगठन ही प्रचार कर रहा है। साथ ही इससे एक बहुत बड़ी बातें एक सामने आती है, ये मूल्यवासी बनाम विदेशी एक बहुत बड़ी एक बातें सामने आ रही है। कौन सी बातें? एक दोस्त और दुश्मन की पहचान कायम हो रही है। इस देश के अंदर दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? इस देश के अंदर जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, ये दोस्त है। और जो 15% के लोग हैं, जो शासक जाति के लोग हैं, वो दुश्मन है। ये दोस्त और दुश्मन की जो जागृति जो वामसेप ने समाज को देने का काम किया, एक बहुत बड़े पैमाने पर जागृति दिया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। क्योंकि जागृति का मतलब यही होता है कि दोस्त दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। क्योंकि साथियों अगर हम देखते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर इतिहास को थोड़ा गौर करते हैं, अगर बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं, तो इस देश में हजारों साल से दो लोगों की लड़ाई होती रही है। दो लोगों की लड़ाई हजारों साल जो होती रही है। इस देश का मूल निवासी समाज,
एक देश देश का मूल निवासी समाज और इस देश के अंदर बाहर से आए हुए यूरेशियन लोग, इन दोनों के बीच में शुरू से हजारों साल से लड़ाई होती रही है। और आप लोग फिल्म जब देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है एक बात, वो फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं। जब बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं, दोनों बड़े होते हैं। जब दोनों बड़े होते हैं, दोनों उठापटक करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों को पता नहीं हम दोनों भाई है। मगर उस फिल्म का जो विलेन होता है, उस फिल्म का जो खलनायक होता है, वो खलनायक को पता है ये दोनों भाई है, मगर वो बताता नहीं है। वो जानता है अगर बता दिया ये फिल्म 3 घंटा चलने के बजाय आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। वो बताने का काम नहीं करता। तो तीसरा व्यक्ति आता है और दोनों भाई, जो भाई लड़ रहा है उसको कहता, अरे तुम दोनों भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, तुम्हारा माँ उधर है, तुम्हारा बाप उधर है, सारा बैक हिस्ट्री बताता है। और जब सारा बैक हिस्ट्री जब बताता है तो दोनों को पता चलता है हम दोनों भाई हैं। वो हथियार फेंकता है, गले मिलता है और फिर कहता है ये खलनायक ही असली दुश्मन है। वो सिनेमा घरों में फिल्म देखने वाले लोग जैसे दोनों भाई को मिलते हुए देखता है, पर्दे पर जैसे ही देखता है, लोग जूते चप्पल पहनना शुरू कर देते, सोचते हैं अब फिल्म खत्म होने वाला है। मतलब जैसे ही दो दुश्मन की समझ पैदा होती है तो दिमाग में भावना पैदा होता है क्या अब फिल्म खत्म होने वाला है। तो साथ ही जो हजारों साल से लड़ाई लड़ रहे, ये जो हजारों साल से लड़ाई चल रहा है, इस देश का मूल निवासी बनाम विदेशी की जो हजारों साल से लड़ाई चल रहा है, वो हजारों साल की लड़ाई जो SC ST OBC बनाम 15% की जो लड़ाई चल रहा है, आज SC ST OBC माइनॉरिटी को बाम सिर्फ समझा रहा है, इकट्ठा कर रहा है और बड़े पैमाने पर यह जागृति देकर कामयाबी हम लोगों ने हासिल किया है। केवल अब ये बातें समझने की जरूरत है आने वाले समय में हमारे सारे समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को, कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण है और यही षड्यंत्रकारी है। जिस दिन हमारा समाज इस बात को समझ जाएगा उस दिन इस देश में असली लड़ाई होगी, असली क्रांति होगा, मूल निवासी बनाम विदेशी का क्रांति होगा, इन दोनों का संघर्ष होगा, ये लड़ाई होगी। अब ये इस लड़ाई को जीतने का काम बाम सिर्फ करेगा। अगर ये लड़ाई अगर हम जीत गए, इस देश का शासक वर्ग, इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज के लोग होंगे। तो हमारा समाज शासक वर्ग में तब्दील होनी चाहिए। इस दिशा में बामसेप काम कर रहा है और इस दिशा में काम करते हुए हम फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने फैलाने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक तौर पे 75 जिला है, मगर हम लोगों ने एक जिला और बढ़ा दिया है और वो है जो हमीरपुर का जो राठ है उसको स्वामी ब्रह्मानंद नगर जिला हम लोगों ने घोषित किया। इसलिए हम लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश के 76 जिलों में हमारा संगठन का जाल है, 76 जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। 76 जिलों के अंदर लगभग 300 तहसीलों में हमारा संगठन कार्यरत है। 300 तहसीलों के अंदर 700 ब्लॉक में कार्यरत है। 700 ब्लॉक के अंतर्गत लगभग 4000 न्याय पंचायतों में कार्य चल रहा है और न्याय पंचायतों के अलावा गांव-गांव तक संगठन हमारा चल रहा है। माने बड़े पैमाने पर ये जो उत्तर प्रदेश में संगठन जो विस्तार किया गया है, और विस्तार कैसे हुआ? फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को समाज में देने की वजह से, समाज में प्रस्थापित करने की वजह से, मगर इस काम को और बड़े पैमाने पर तेजी से करना चाहिए। ऐसा मैं उत्तर प्रदेश के तमाम उन सभी कार्यकर्ताओं को, हम सारे वेल विशर लोगों को और उन सभी लोगों को जोड़ने की अपील करता हूं, अभियान करता हूं कि इस विचारधारा को बड़े पैमाने उत्तर प्रदेश में फैलाया जाए और हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज का शासक वर्ग बनाए, इनकी सरकार बनाए। इस दिशा में हम लोग काम करने की जरूरत है, ऐसा हम लोग करना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने समय दिया और मैं अपनी बात रखा, आप लोगों ने सुना, आप सभी लोग आभार, धन्यवाद।